friends, welcome back to my channel Study with Sony. So friends, how are you all? I hope that you all are in good well-being. Well friends, today again I came up with one more interesting, fascinating story, and the story name is The Big Race. And the writer of this beautiful lovely story is our very favorite Indian English literature author Ruskin Bond. Friends, let's start the story, but before starting the story, I would like to make a small request that अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी स्टार्ट होती है रस्किन बॉन्ड के बचपन से, जब वे लगभग 10 या 11 साल के स्कूल बॉय ही थे। और एक दिन एक अच्छी सी घटना को याद करते हुए वे कहते हैं कि एक सुबह बरगद के पेड़ पर बैठी हॉर्नबिल एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, जिसकी आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और खुली खिड़की से बाहर सूरज की किरणें से रोशन हुए जगजीवन में हो रही सुबह सुबह की घटनाओं का साक्षी बन रहा था। वह एक बहुत ही सुहाना दिन था और आज छुट्टी का दिन भी था, पर आज मुझे कुछ जरूरी काम करने थे। पर कुछ देर तक मैं बिस्तर पर ही बैठकर यह सोच रहा था कि मुझे आज करना क्या है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब हॉर्नबिल ने अपनी आवाज बंद कर ली, तब मुझे तुरंत याद आया कि आज तो बिग रेस डे है, मतलब कि बड़ी दौड़ का करके मैं सामने रखे ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स को खोलने लगा और एक छोटे छोटे छेद वाला एक गत्ते का डिब्बा बाहर निकालकर मैं बाहर ले आया। मैं डिब्बे को खोलने लगा ताकि मैं देख सकूं कि महारानी ठीक है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महारानी कौन है। ये एक तरह की कीड़ा है जो बांस के पेड़ पर रहती है। उस समय वह डिब्बे के अंदर सो रही थी। मैंने उसे मॉनसून के सीजन में होने वाली बीटल रेस के लिए अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी। मैं उसे खाने के लिए सेब के कुछ टुकड़े दिया करता था। और आज बीटल रेस डे है। क्योंकि वह इस समय आराम कर रही थी तो मैंने उसे परेशान नहीं किया। डिब्बे को बंद करके मैं घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता मुझे सुबह सुबह म्यूनिसिपैलिटी वाले पार्क में चोरी छुपे जाते हुए देखें। जब मैं पार्क में पहुंचा तो वहां मुझे ढेर सारे पेड़ों के बीच से आसमान में सूरज चमक रहा था, ऐसा दिख रहा था। पेड़ पौधों की पत्तियों और घास पर बड़ी ओस की बूंदें थीं जो हीरे जैसी चमक रही थीं। और मैंने भी नंगे पैरों से नरम ठंडी घास पर चलना शुरू कर दिया। घास बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। वहां चलना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। तभी मैंने देखा कि बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप बगीचे के एक कोने पर इकट्ठा हुआ था और वहीं कमल और अनिल भी थे। अनिल के पास ब्लैक प्रिंस बीटल था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। ब्लैक बीटल को वह ब्लैक प्रिंस के नाम से पुकारा करता था। कमल के पास भी एक बीटल था जो बहुत ही साधारण सा दिख रहा था। उस बीटल के टेंटिकल्स थे, मतलब कि मूंछें थीं जैसे कि कॉकरोच की होती हैं। उसका बीटल मुझे बीटल फैमिली से तो नहीं दिख रहा था, पर कॉकरोच फैमिली से जरूर लग रहा था। उसके बीटल का नाम मूंचा था। मूंचा मतलब जिस कीड़े की मूंछें हों। वहां पर कुछ और लड़के थे जो अपने अपने बीटल को साथ लेकर के आए थे, पर उन सब के बीटल्स मुझे ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं लग रहे थे और मुझे ब्लैक प्रिंस, मूंचा और मेरी अपनी महारानी पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। वे ही मुझे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहे थे। वहाँ लड़के कुछ शर्तें भी लगा रहे थे, सिक्कों और मार्बल्स के टुकड़ों से। पर तभी कमल का मूंचा बीटल अपने बॉक्स से कहीं बाहर घास पर चला गया और कहीं गुम सा हो गया, लेकिन फिर जल्दी ही उसे ढूंढ लिया गया और वापस उसे डिब्बे में डाल दिया गया। मूंचा बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहा था और कई लड़कों ने उस पर अपने दांव लगाना शुरू कर दिया था। बिग
बीटल रेस के आयोजन के लिए एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया था, लगभग 6 फीट का लंबा ट्रैक जिसपे 6 इंच की चौड़ी पटरियां थीं। ट्रैक को कार्डबोर्ड की पटरियों से घेर दिया गया था ताकि कॉम्पिटिटर एक दूसरे के ट्रैक पर बिल्कुल भी न जा सकें और अपना ट्रैक किसी भी तरह न छोड़ सकें। वे केवल आगे या पीछे ही ट्रैक पर जा सकते थे। उन सब कीड़ों यानी बीटल्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर कार्डबोर्ड के एक अन्य टुकड़े की मदद से रख दिया गया था और किसी की भी आगे आने या बढ़ने की अनुमति नहीं थी। सभी लड़कों ने गर्मजोशी से खेल को स्टार्ट किया। पीले कुर्ते पैजामे में एक छोटा सरदार लड़का पगड़ी बांधे रेस को स्टार्ट करने की घोषणा करने वाले काम पर लगा था और वह आदेश और ध्यान के लिए अपनी सीटी बचाया करता था, पर वहां लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। आखिरकार उसने दौड़ के नियमों की घोषणा की क्योंकि अब वहां शांति का माहौल हो गया था। सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। इस फन बेस्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखने के लिए वे अपने घर से जो आए थे इतनी सुबह सुबह। दौड़ का नियम था कि कोई भी बीटल रेस के बीच पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। कोई भी अपने बीटल को छू नहीं सकते या पीछे से उन्हें उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा या भोजन के टुकड़ों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करवाएगा क्योंकि ये सब खेल के विरुद्ध हैं। खैर, मूचा और ब्लैक प्रिंस पहले से ही रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर थे, लेकिन महारानी तो अपने सेब के टुकड़े को छोड़ ही नहीं रही थी और वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसे सेब का टुकड़ा इतना पसंद आ रहा था कि इसी कारण मुझे उसे खींचकर स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना पड़ा। पर अब और देर हो गई क्योंकि मूचा की मूछें यानी टेंटिकल्स बगल वाले बीटल के पैरों से उलझ गईं, पर थोड़ी देर बाद वे दोनों ही अलग हो गए। सभी बीटल्स अपने अपने रेसिंग ट्रैक पर खड़े थे। कमल अपनी सीट पर बैठा हुआ था, बहुत ही ज्यादा शांत और गंभीर होकर के। मूचा फिनिशिंग लाइन के पास जाकर फिर वापस देख रहा था। मैंने अपने नाखून चबाना शुरू कर दिया। अनिल की आईब्रोज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वह भी काफी परेशान और एक्साइटेड लग रहा था। बाकी लड़के भी इस नजारे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि तभी पीले कुर्ते और पैजामे वाले लड़के ने सीटी बजाई और रेस भी फिनिश हो गई ऐसा लगा, पर मूचा और ब्लैक प्रिंस भी बिल्कुल नहीं चल रहे थे और महारानी अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर थी। हर कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अनिल उछल रहा था, कमल भी चिल्ला रहा था। ब्लैक प्रिंस एक्चुअली में इस रेसिंग एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था, लेकिन वह कम से कम कुछ आगे बढ़ तो रहा था और इस नेचुरल रेसिंग में सब कुछ हो सकता था। मुझे महारानी को देखकर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैंने जो उसे ट्रेनिंग दी थी वह उसके किसी भी काम में नहीं आ रही थी। वह अभी भी बहुत कंफ्यूज थी और अपने सेब के टुकड़े को याद कर रही थी कि उसका सेब का टुकड़ा गया तो कहाँ गया, और इसीलिए वह अपने सेब के टुकड़े से अलग किए जाने पर वह नाराज थी। तभी मूचा फिनिशिंग लाइन से करीब 2 फीट की दूरी पर ही अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मूंछों से ज्यादा ही परेशान हो रहा था और वह अपनी मूंछों को यहाँ वहाँ मरोड़ता रहा। ब्लैक प्रिंस इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से अनिल और कमल दोनों ही उछल रहे थे और वे दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर के चिल्ला भी रहे थे। बीच बीच में वह गंभीर भी हो जाया करते। कोई भी महारानी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। महारानी भी रेसिंग के दूसरे 2 बीटल्स की ओर देख रही थी जो उससे भी जरा पीछे ही थे। शायद वह उन दोनों बीटल्स पर अभी भी संदेह कर रही थी कि कहीं सेब के टुकड़े को गायब करने में इन दोनों बीटल्स का हाथ तो नहीं है। मैंने उसे मन ही मन कोशिश करने की रिक्वेस्ट की। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को उसे धक्का देने से रोका, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो इसका सीधा मतलब था डिस्क्वालीफाई हो जाना।
जैसे ही ब्लैक प्रिंस ने मूचा के साथ बराबरी की वह रुक गया और अपने कॉम्पिटिटर की मूंछों के बारे में पूछताछ करता हुआ दिखाई दिया। वहाँ अनिल और कमल दोनों अपने अपने बीटल्स को मोटिवेट कर रहे थे और दोनों ही बीटल्स अब फिर से ट्रैक पर चलने लगे। महारानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी जब से उसका सेब उससे छीना गया था। अब वह भी बड़े गुस्से और स्टाइलिश तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। मैं भी खुशी से चिल्ला उठा और अब भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स का महारानी पर इतना ध्यान नहीं गया था, पर वह धीरे धीरे ब्लैक प्रिंस और मूचा के बराबर पहुंच गई। और इस समय सभी लड़के अचानक ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका था। मतलब कि अब मूचा, ब्लैक प्रिंस और महारानी तीनों बराबरी पर थे और देखते ही देखते महारानी सबको पीछे करते हुए फिनिशिंग लाइन के पार चली गई। सभी ने खुशी जाहिर की और महारानी की वाहवाही की। अनिल और कमल ने बहुत ही सहज सरल तरीके से मुझसे हाथ मिलाया और मेरे तरीकों को यानी मेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे बधाई दी। पीले पैजामे कुर्ते में छोटे सरदार लड़के ने सभी को चुप करवाने के लिए सीटी बजाई और मुझे पहला प्राइज दिया और फिर मैंने महारानी को उठाकर डिब्बे के अंदर डाल दिया जहां उसका सेब का टुकड़ा रखा गया था। और मैंने यह डिसाइड किया कि फ्यूचर में मैं कभी भी किसी तरह का पक्षपात नहीं करूंगा और अपनी चीजों पर भरोसा करूंगा, यानी अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पर जरूर विश्वास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे यकीन है कि आपको भी अपने बचपन में खेले हुए कुछ गेम्स जरूर याद आ रहे होंगे। अगर आपको ऐसे कुछ गेम्स याद हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे खेलने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।